Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों मार्केट बहुत महंगा हो गया है ना। शेयर बाजार सबको बोल रहे होंगे ना, कितना बढ़ गया, अभी तो नीचे था, अभी कितना ऊपर हो गया। तो हमेशा घबराहट होती है इस महंगे मार्केट में इन्वेस्ट करने में। आज के जो गेस्ट आए ना, वो आपको ये सिखाएंगे कि महंगे मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं जनरल इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो महंगे मार्केट में भी किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन होगा। आज जो गेस्ट जुड़े हैं वो एक फ़ंड मैनेजर है, लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और एक साइंस है जिसको वो फॉलो करते हैं। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये पूरा साइंस खुल के आज बताएंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप सुनना चाह रहे हैं? लवली। तो इस वीडियो के अंदर में हम उनके बारे में जानेंगे। ये थर्सडे वीडियो आप सबको पता है। इनके बारे में, इनके हिस्ट्री के बारे में, इनके ज्योग्राफी के बारे में, इनके बारे में सब कुछ जानेंगे ताकि हम इनसे इंस्पायर भी हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल रिलीज़ होगा 5 बजे, उसमें उनसे पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट में जहाँ हर चीज़ इतनी महंगी लग रही है। ऑलराइट, चलिए वेलकम करते हैं इस वीडियो के लिए आदित्य खेमका जी को। हेलो आदित्य। हाय विवेक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकाटा के हैं, ऑल्दो यू आर वर्किंग इन मुंबई, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। जब कैलकाटा का कोई भी मुंडा लड़का बॉम्बे में कमाल करता है ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। सो आई नो यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एज अ फंड मैनेजर, तो बस ऐसे ही ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच। सो आदित्य, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। थोड़ा मैंने बता तो दिया, वैसे आप कैलकाटा के हैं, बट आपकी फैमिली अभी भी कैलकाटा में, आप बॉम्बे बेस्ड हैं। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ बताइए। श्योर। सो मैंने स्कूलिंग एक्चुअली कैलकाटा से की है, साउथ पॉइंट हाई स्कूल से स्कूलिंग की है। उसके बाद मैंने बीकॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है। और उसके बाद फिर मैं पीजीडीएम करने के लिए एमडीआई गुड़गांव शिफ्ट हुआ। एमडीआई गुड़गांव में एमबीए करने के बाद मेरी फर्स्ट जॉब लगी ग्लेनमार्क फार्मा में, जहाँ मैं एक ट्रेजरर था। मैंने लगभग 2 साल ग्लेनमार्क में ट्रेजरी में काम किया। ग्लेनमार्क में एज अ ट्रेजरर मेरा जॉब बहुत इंटरेस्टिंग था। द जॉब वॉज टू डू ड्यू डिलिजेंस ऑफ कंपनीज विच दे वर लुकिंग टू अक्वायर। तो उन्होंने मुझे 6 महीना सीधा ब्राज़ील में फेंक दिया। वहाँ पे मैं एक कंपनी पे ड्यू डिलिजेंस कर रहा था, जो बाद में ग्लेनमार्क ने एक्वायर करी। उसके बाद ब्राज़ील से मैं बॉम्बे आने वाला था, उसके 2 दिन पहले बोले कि अर्जेंटीना में कंपनी आइडेंटिफाई की है, वहाँ चले जाओ। लवली। तो 3 महीने अर्जेंटीना में मैंने स्पेंड किए टू डू डिलिजेंस ऑफ अनदर कंपनी विच दे लेटर एक्वायर्ड। और ग्लेनमार्क में ऐसे 2 साल निकल गए मेरे ट्रेजरी के काम करते करते। आफ्टर ग्लेनमार्क ट्रेजरी मैं बॉम्बे वापस आया, ट्रेजरी में काम और बाकी काम कर रहा था ग्लेनमार्क में। आफ्टर दैट एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मैंने जनवरी 2008 में लीमन ब्रदर्स ज्वाइन किया। अच्छा। और मतलब टाइमिंग कुडंट हैव बीन बेटर आई गेस। तो बट लीमन ब्रदर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय जर्नी बिकॉज मैंने देखा वॉल स्ट्रीट काम कैसे करता है। आई वाज इन न्यूयॉर्क और मैंने देखा वॉल स्ट्रीट काम कैसे करता है। इट्स फैसिनेटिंग। ग्लेनमार्क से आप न्यूयॉर्क गए, ये तो बहुत ही अच्छा जंप मिला आपको। हाँ, मतलब एक्चुअली जब मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा था तो मेरे सामने के जो बैंकर्स थे वो लीमन ब्रदर्स थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरा काम देखा, मेरे अंडरस्टैंडिंग उनसे उनकी टीम से अच्छी हो गई। तो उन्होंने बोला कि यार क्या तुम कॉर्पोरेट साइड में क्यों हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में आओ तो हम तुमको जॉब देते हैं। सो दैट इज हाउ लीमन ब्रदर्स हैपेंड फॉर मी। एंड जनवरी 2008 में आई जॉइंड ऑन वॉल स्ट्रीट। मैं अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इक्विटी रिसर्च कर रहा था। अच्छा। सो आई डिड दैट फॉर अबाउट 10 months एंड दैट वाज वेरी एनरिचिंग एज एन एक्सपीरियंस बिकॉज 2 चीज़ें सीखी मैंने। एक तो वॉल स्ट्रीट पे काम कैसे किया जाता है। आई थिंक दैट्स अ फैसिनेटिंग प्लेस टू बी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू लीमन, द वर्क कल्चर इज फैसिनेटिंग। And secondly, American pharma companies कैसे काम करती है? They are the largest pharma companies in the entire world. So how do they function? How do they operate? How do they form strategies? How do they allocate capital? वो बहुत important learning थी उस stint से। बहरहाल आफ्टर लीमन बैंक्रप्सी, तो अगर आपको पता होगा, लीमन US was acquired by Barclays, but rest of Lehman was acquired by Nomura, a Japanese bank. तो मुझे नोमुरा ने बोला आफ्टर लीमन बैंक्रप्सी कि आप मुझे लंदन में आके ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिए, लंदन ऑफिस से हम लोग काम करेंगे। तो आई जॉइन नोमुरा इन लंदन। वहाँ मेरा जॉब था बेसिकली इक्विटी रिसर्च ऑफ यूरोपियन फार्मा कंपनीज। सो वो मैंने 3 साल किया वहाँ पे, यूरोपियन फार्मा कंपनीज पे रिसर्च की। अगेन वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि अमेरिकन फार्मा कंपनीज का कैपिटल एलोकेशन इज वेरी डिफरेंट देन हाउ यूरोपियंस थिंक। अच्छा। ऑल्दो दे आर टारगेटिंग सिमिलर मार्केट्स एंड सिमिलर थेरेपीज। सो वो सीखने में बहुत मजा आया, बहुत इंट्रिकेसी से समझ में आया कि वेरी डिफरेंट बिजनेस टू बी इन। और उसके बाद आफ्टर नोमुरा लंदन, फिर जब मारवाड़ी लड़का कैलकाटा बॉय, तो पापा ने कहा बेटा बहुत उड़ लिया, शादी वादी करो, बहुत हो गया। तो फिर वहाँ से हमने बॉम्बे ट्रांसफ़र ले लिया। एंड आई गॉट मैरिड एंड सेटल हुआ बॉम्बे में। नोमुरा इंडिया ज्वाइन किया। नोमुरा इंडिया में मैं इंडियन हेल्थ केयर पे इक्विटी रिसर्च अगेन मैंने करी। अच्छा। एंड आई डिड दैट फॉर अबाउट 2 years। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने एम्बिट कैपिटल गया। एम्बिट तो उस टाइम सौरभ
होते थे एज अ हेड ऑफ इक्विटीज। जी। तो उनके साथ मैंने काम किया, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पे कवरेज करी। आफ्टर 2 years विद एम्बेट आई ज्वाइन DSP म्यूचुअल फंड। DSP म्यूचुअल फंड में मैं एज अ हेल्थ केयर एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया था। एंड देन इन नवंबर ऑफ 2018 वी लॉन्च द DSP हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड, जो मैंने लॉन्च किया था। मैं फंड मैनेजर भी था, मैं ये भी था, एनालिस्ट भी था, मैं मार्केटियर भी था, मैं सेल्स पर्सन भी था, सारा काम, क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट है, हर आदमी नहीं बेच पाएगा, तो लिटरली मैं ही करता था सब कुछ। In August 2020, I decided to leave DSP. I joined Incred. Incred में मैंने September 2020 में ज्वाइन किया। February of 21 in Incred we got our PMS license. हमने हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म पे एक PMS प्रोडक्ट लॉन्च किया। एंड दिस AIF प्रोडक्ट वी लॉन्च, जो अब काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये AIF प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है लास्ट ईयर और AIF प्लेटफॉर्म। तो Incred एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी वी डू ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स, वी डोंट डू मेन स्ट्रीम म्यूचुअल फंड्स। तो ये मेरा हिस्ट्री जोग्राफी रहा है, काफ़ी मिक्स है, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में घूम के एक ही चीज़ सीखा कि अपने इक्विटी मार्केट्स में जो ट्रेंड्स चलते हैं और जिस तेज़ी से इंडिया इक्विटी वो हो रहा है, सेक्युलर हो रहा है इंडिया में, वो फैसिनेटिंग है। एंड द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ द मार्केट इज फैसिनेटिंग। सो आई थिंक वी आर इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, एंड आई थिंक सामने और भी इंटरेस्टिंग टाइम्स देखने मिलेंगे। लवली लवली। क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल वीडियो है, दिस इज थोड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चंस बाद में पूछूंगा, बट एज समवन फ्रॉम कैलकाटा जिसने एजुकेशन किया, MBA MDI से किया, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल गई, मैं कहता हूँ ट्रेजरी इन सच अ लार्ज एंटरप्राइज इज नॉट ईजी टू गेट थ्रू, राइट? करेक्ट। और कैलकाटा में बहुत ही ऐसे बच्चे हैं यस जो एक्सपायर करते हैं कि यार मुझे ऐसा प्रोफाइल मिल जाए, और फंड मैनेजर तो सबको बनना है कैलकाटा में, करेक्ट? तो कुछ आप एडवाइस दीजिए ना यंगस्टर्स के लिए। सर देखिए, ऐसा है कि फंड मैनेजर बनना मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जैसे होते गया और चलते गया वैसे हुआ। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं फार्मा में कैसे आया। तो मेरे दादाजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, ही वाज अ सुपरिंटेंडेंट पुलिस। वाओ। और एज यू मे नो, गवर्नमेंट जॉब्स में मेजोरिटी घर के खर्चे तो सरकार सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सर कर देती है। तो उनकी जो सैलरी सेविंग्स होती थी वो अपने दोस्तों से पूछ पूछ के इन्वेस्ट करते थे। वाओ। और उनके दोस्तों ने उनको उस टाइम पे एडवाइस दी थी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज वाज अ बिग डील बैक देन। तो उनके दोस्तों ने उनको एडवाइस दी थी, यार तू ये सब सेकेंडरी मार्केट में मत खरीद बेच कर, तू जो IPO आता है ना, IPO में पैसा डाला कर और वो IPO के शेयर्स खरीद के भूल जा। तो वाइल आई वॉज डूइंग माई BCom फ्रॉम सेंट जेवियर्स, आई वॉज ऑल्सो डूइंग CFA। तो मेरे दादाजी को पता चला कि CFA पढ़ रहा है, तो दादाजी ने एक दिन कमरे में बुलाया, बोला यार सुना तुम कुछ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई कर रहे हो। मैंने कहा सर बाबा जी थोड़ा CFA पढ़ रहा हूँ। तो बोले ये अलमारी खोलो, तो उनके पास कोई 12-13 स्टॉक सर्टिफिकेट्स थे, फिजिकल सर्टिफिकेट। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार ये वो दोस्तों की बात सुन के IPO में पैसे डाले, मैंने 12-13 कंपनीज है मेरे पास, देख तो इसकी आज के डेट में वैल्यू क्या है। लवली। तो वो 12-13 स्टॉक सर्टिफिकेट्स मैंने देखे, उसमें से 12 में से 10 कंपनी है स्टॉक ट्रेडिंग, दे डिड नॉट एग्जिस्ट। तो वो 10 स्टॉक के तो कोई जीरो वैल्यू थी। 2 कंपनीज विच आर स्टिल ट्रेडिंग एंड एग्जिस्टेड वर Divi's Labs एंड Ranbaxy। वाओ। जो उन्होंने IPO पे लिए, दोनों फार्मा कंपनी। दोनों फार्मा कंपनी। अच्छा। अब CFA पढ़ के मुझे ये तो समझ में आ गया था कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में समझना है तो पहले कंपनी के बारे में समझो। बरोबर है। बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड अ कंपनी टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स। राइट। तो मैंने उस दिन बैठ के 10 Ranbaxy के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, 10 Divi's के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े। तो मुझे फार्मा का बिजनेस थोड़ा बहुत, वहाँ से मेरी जर्नी फार्मा से शुरू हुई। और जब मैं MBA करने कैंपस पे गया, फर्स्ट कंपनी टू कम फॉर समर इंटर्नशिप रिक्रूटमेंट ऑन आवर कैंपस वाज ग्लेनमार्क फार्मा। वाओ। एंड दे शॉर्टलिस्टेड लाइक 10 CVs, उसमें से एक CV मेरी थी। और ग्लेनमार्क फार्मा के उस इंटर्नशिप के इंटरव्यू में आई वाज प्रोबेबली द ओनली गाय हु वाज टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ अ फार्मा कंपनी, बिकॉज आई न्यू द फार्मा लिंगो, ANDAs क्या होते हैं, डॉसियर्स क्या होते हैं। So they were so happy to see a candidate who knew how their business operated. Otherwise, pharma business generally लोग नहीं समझते. It's a difficult business to understand the intricacies. तो ये मेरी फार्मा की जर्नी बहुत ही पर्सनल नोट से चालू हुई, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आना, वो डिसीजन भी बहुत ही हैपेंस्टांस से हुआ कि भाई ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, सामने वाला जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, उनको मेरा काम करने का तरीका पसंद आया, तो उन्होंने कहा इस साइड आ जाओ टेबल के, उस साइड में बैठो। That's how it happened. जबरदस्त, इंस्पायरिंग है। मतलब आप चाहते तो शायद जो आपका उस समय का लाइफ था, हो सकता है कि आप क्रिकेट या फुटबॉल या स्विमिंग या उस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते, बट आपने एक्चुअल में वो समय यूज़ किया वो 2 स्टॉक का बैलेंस शीट को स्टडी करने में। यू आर वेरी यंग, प्रॉब्ली 17-18-19 साल के होंगे आप। Around about, yes. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट अ सक्सेसफुल पर्सन विद अ एवरेज पर्सन। तो क्लू मिल गया होगा आप लोगों को कि प्रोएक्टिवनेस, जितना जल्दी आप अपने बच्चों को प्रोएक्टिव होना सिखा देंगे, उतना जल्दी हो सकता है कि वो भी फंड मैनेजर बन जाए। एक और क्वेश्चन, बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी रिलीज टुमारो बाय द वे, कि आपने हर कंट्री का फार्मा सेक्टर को
देखा है, राइट? तो स्ट्रक्चरली जितना आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है, इंडिया की फार्मा में क्या डिफरेंस है, यूएस वाला में क्या डिफरेंस है? सी आई टेल यू, अगर अब मैं 3 बड़े एग्जांपल्स देता हूँ, बिकॉज ये तीनों बिजनेस मॉडल्स इन 3 ज्योग्राफी में बहुत यूनिक से हैं. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि फार्मा बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है. तो हर एक ज्योग्राफी में वो सेक्टर कैसे ऑपरेट करता है वो वहाँ के रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है. ओके. नाउ यूएस फार्मा, सो ग्लोबल फार्मा ट्रेड लगभग $1200 बिलियन का है. ओके. उसमें यूएस फार्मा का ट्रेड अकेला $600 बिलियन का है. ये फार्मा मतलब दवाइयाँ ना? दवाइयाँ. ठीक है. यस. हेल्थ केयर वगैरह अलग हो? नहीं, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक अलग हो. ठीक है, ठीक है. मैं सिर्फ फार्मा की बात कर रहा हूँ इस समय. तो फार्मा $1200 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड है. उसमें से अब दुनिया में कितने 700-750 करोड़ लोग हैं. यूएस में तो सिर्फ 35 करोड़ लोग हैं. बट 35 करोड़ की जनता, विच इज 5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ द फार्मा ट्रेड इन द वर्ल्ड, विच इज $600 बिलियन. एग्जैक्टली. सो उसमें 2 चीजें हैं. एक तो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन ऑफ यूएस इज प्रोबेबली 1.5 to 2 times ऑफ इंडिया. तो वॉल्यूम भी हाई है. ओके. लेकिन द प्राइसिंग ऑफ यूएस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स is 10-12x the pricing you would probably get in India. तो उस कारण से क्या होता है कि वहाँ का वॉल्यूम भी हाई और प्राइस भी हाई है, तो फार्मा मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. राइट. नाउ उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं उनको. एडवांटेज क्या होता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल इनोवेशन होता है, द फर्स्ट ज्योग्राफी द कंपनी विल लॉन्च द प्रोडक्ट विल बी यूएस, बिकॉज वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू उनको इनोवेशन की मिलेगी. सो दैट इज अ वेरी टिपिकल यूएस मार्केट. नाउ यूएस में जो जेनेरिक्स होते हैं, वंस अ प्रोडक्ट गोज ऑफ पेटेंट, अब वो जेनेरिक हो गया. नाउ जेनेरिक में यूएस में यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ ब्रांड. तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई पेशेंट है, उसको फीवर है यूएस में, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है पैरासीटामोल. करेक्ट. अब वो पेशेंट जाके फार्मेसी में बोलता है मुझे पैरासीटामोल चाहिए. बरोबर है. अब फार्मासिस्ट बोलेगा मेरे पास टेवा का भी है, सैंडोज का भी है, सन का भी है, डॉक्टर रेड्डी का भी है, आपको कौन सा चाहिए? तो पेशेंट क्या करता है, बोलता है जो सस्ता वो दे दे. पैरासीटामोल है. तो अगर आप बायर का परचेजिंग बिहेवियर देखते हैं, यहाँ पे नोटिस करते हैं, इट इज अ कमोडिटी परचेजिंग बिहेवियर, क्योंकि किसी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. जो सस्ता है वो खरीद रहा हूँ. दैट इज द पॉइंट. तो फिर यूएस का जो जेनेरिक मार्केट है वो अपनी इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए कमोडिटी मार्केट है. राइट. कमोडिटी मार्केट में राइट टू विन क्या होता है? प्राइस का राइट टू विन क्या होगा? कॉस्ट. तो अगर आपको कॉस्ट लोएस्ट रखना है तो आपको एसेट इंटेंसिटी हाई करनी पड़ेगी. राइट. आपको बनाना भी खुद है, आपको सोर्सिंग भी खुद करनी है, रॉ मटेरियल भी खुद बनाने की कोशिश करनी है, लॉजिस्टिक, IT, R&D सब खुद करना है. राइट. ताकि यू सेव एज मच मार्जिन एज पॉसिबल, सो दैट यू कैन पास इट ऑन टू योर कंज्यूमर एंड यू कैन कीप योर एंड प्राइस लो. एंड दैट इज हाउ यू सेल योर प्रोडक्ट इन अ कमोडिटी मार्केट. However, in a commodity market पैसा कब बनता है? When demand is more than supply. बरोबर है. Then you can price your product. Right. US में unfortunately today demand is lower than supply. तो आपके मार्जिन भी कम है, एसेट इंटेंसिटी भी हाई है, तो एज अ कैपिटल एलोकेटर योर ROE इज वेरी पुअर. एंड इसलिए यूएस के फार्मा मार्केट में आज के डेट में पैसा कम बनता है. अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इंडियन फार्मा मार्केट का. सेम पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं. वो गया डॉक्टर के पास, उसको बुखार है. डॉक्टर बोलता है टेक क्रोसिन. वो फार्मेसी में चलता है, बोलता भैया क्रोसिन दो. फार्मासिस्ट बोलता है लो क्रोसिन. दाम पूछता भी नहीं है, जो दाम है वो देना पड़ेगा. तो यहाँ पेशेंट और दवाई के बीच में ब्रांड आ गया ना. हम सब कोई ना कोई दवाई लेते होंगे, क्रोसिन, डोलो, कैलपॉल, जब फीवर होता है. किसी से भी पूछेंगे आप ऑडियंस में, उनको याद नहीं होगा कि वो एक पत्ते का कितना पे करता है. उनको इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि वो क्रोसिन है या वो डोलो है या वो कैलपॉल है, ये मैटर करता है. बरोबर. प्राइस 20 रुपये है, 40 रुपये है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि डिसीजन मेकर डॉक्टर है. डिसीजन मेकर इज द डॉक्टर. सो इन इंडियन फार्मा द कस्टमर एंड द कंज्यूमर आर डिफरेंट. दे आर नॉट द सेम. द कस्टमर फॉर द फार्मा कंपनी डॉक्टर है, कंज्यूमर पेशेंट है. प्राइस कंज्यूमर ही पे करेगा, लेकिन एंडोर्समेंट कस्टमर करता है. तो दैट इज वेयर द बॉल गेम इज डिफरेंट. तो इंडिया में वही फार्मा कंपनीज जब अपना बिजनेस सेटअप करती है, कोई एसेट इंटेंसिटी नहीं है, इट इज जीरो. दे डोंट मैन्युफैक्चर व्हाट दे सेल, दे बाय इट फ्रॉम थर्ड पार्टी, दे लेबल इट, दे ब्रांड इट, दे प्रमोट द ब्रांड. क्योंकि उनको पता है उनका प्रोडक्ट उनके कॉस्ट या उनके प्राइस के कारण नहीं बिक रहा है, उनके ब्रांड के कारण बिक रहा है. एंड तो अगर ब्रांड के कारण बिक रहा है तो उनका सारा एनर्जी जाता है ब्रांड पे. तो लर्निंग फॉर योर ऑडियंस हियर इज दैट कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू मूव अहेड इन लाइफ. तो दैट इज कोर कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द मार्केट, जो टारगेट मार्केट है. अब जैसे यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो एक जेनरिक का काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, दवा दोस्त बोल के जयपुर में. मैंने मार्केटिंग भी कर दी तेरा, मेरे दोस्त देख रहा होगा वीडियो. तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, CA गोल्ड मेडलिस्ट है. तो इस काम में लग गया वो कि मैं जेनरिक दवाइयों का बड़ा काम करूँगा. करेक्ट. तो जेनरिक की यहाँ पर इंडिया में क्या ऑडियंस है एक्चुअली. सो आप देखेंगे ब्रांडेड जेनरिक में जो दवाई लेट से 50 रुपये पत्ते की है, जेनरिक वाला वो दवाई को 30 रुपये में बेच रहा है. नाउ व्हाई इज एबल टू डू दैट? इसके 2 रीज़न है.
नंबर वन उसको मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, हाँ, क्योंकि उसका कोई ब्रांड नहीं है, वो पैरासीटामोल को पैरासीटामोल के नाम से बेच रहा है। सो ये जो 30 रुपए में जो दवाई बिकती है ना, ये वो लोग नहीं ले रहे जो पहले ब्रांडेड जेनरिक ले रहे थे, ये वो लोग ले रहे हैं जो पहले दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो ही इज एक्सपेंडिंग द मार्केट, ही इज नॉट कैनिबलाइजिंग एन एग्जिस्टिंग मार्केट। वो इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम और आप जैसे लोग, हमें जो डॉक्टर ने पहले कभी प्रिस्क्रिप्शन दिया था, हमको कभी फीवर हुआ था, हमने कभी क्रोसिन ली थी, हम ठीक हो गए थे। अब नेक्स्ट टाइम फीवर होता है हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम सीधा जाके क्रोसिन खरीद के खा लेते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ वो है, प्रिस्क्रिप्शन folder भी में पड़ा डाल हुआ के। है, एग्जैक्टली। तो हम सीधा क्रोसिन खरीदते हैं और खा लेते हैं। बराबर है। दिस इज रिपीट परचेज बिहेवियर, इट्स ब्रांड लॉयल्टी, एज यू माइट अंडरस्टैंड दिस। सो दवा दोस्त हों चाहे ऐसे और कितने भी जेनरिक फार्मा कंपनीज बहुत सारे खुल गए इंडिया में, दे आर ट्राइंग देयर ओन थिंग, बट आप ये विश्वास कीजिए 1992 से इंडिया में जेनरिक्स अवेलेबल है, एंड टुडे इन इंडिया अनब्रांडेड जेनरिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट द दवा दोस्त टाइप्स 1992 से अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने पहले चालू किया था, एंड टुडे देयर मार्केट शेयर इंडिया इज लेस देन 1%। आफ्टर 33 years ऑफ एग्जिस्टेंस द मार्केट शेयर इज लेस देन 1%। तो उसका रीजन क्या है? एक तो वैल्यू कम है, बिकॉज आपकी प्राइसिंग कम है, एंड नंबर दो कि जो डॉक्टर्स के पास जनरली लोग जाके फिर दवाई लेते हैं तो वो ब्रांडेड जेनरिक ही लेते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। राइट। तो दैट इज व्हाई दैट मार्केट इज टुडे स्मॉल, बट देयर इज स्कोप फॉर दैट मार्केट टू ग्रो, राइट, एंड इट इज टारगेटिंग एन ऑडियंस व्हिच इज अदरवाइज नॉट टारगेटेड। नॉट टारगेटेड, करेक्ट। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, वो मज़ा तो आ रहा है डिस्कशन में, लेकिन नेक्स्ट वाला वीडियो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन है कि ये परसेप्शन है ना कि दवाइयाँ जितनी महंगी है उतना असरदार होती है, ये एक्चुअल में ये ट्रू है क्या, या ये भी मार्केटिंग ये है? I think on the behalf of most pharma companies, I can tell you many of these pharma companies will buy the medicine from the same manufacturer, put their label and their price. Right. So in many cases, देखिए आपके घर में कोई भी फार्मा की अगर दवाई है आपके पास, आप उसका लेबल पलटा के देखेंगे, मार्केटेड बाई XYZ एंड मैन्युफैक्चर्ड बाई ABC। बरोबर है। नाउ जब तक वो मैन्युफैक्चरर सेम है फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, वो दवाई तो सेम ही है उसके अंदर, और प्राइसिंग सबकी अलग अलग होती है अपनी, कोई 25 में बेचेगा, कोई 20 में बेचेगा, कोई 28 में बेचेगा, कोई 40 में भी बेच रहा होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो महंगा है वो मोर इफेक्टिव है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो जेनरिक वाली दवाइयाँ हैं जिसमें ब्रांडिंग नहीं है, इनमें अगर मैं कभी पढ़ता हूँ ना मैन्युफैक्चरर्स के नाम, ये सेल्डम वही मैन्युफैक्चरर निकलते हैं जो ब्रांडेड जेनरिक के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, विच ऑल्सो काइंड ऑफ लीड्स टू अ क्वेश्चन कि क्या इनकी क्वालिटी खराब है। राइट, करेक्ट। अनब्रांडेड वालों की सस्ता है तो हो सकता है क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो। इनफैक्ट हमने कुछ चैनल चेक्स किए थे मुंबई में, कुछ BMC के हॉस्पिटल्स वगैरह में हम मिलके आए थे डॉक्टर्स से, तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी है कि वो जेनरिक नाम ही लिखें, वो ब्रांड नहीं लिख सकते। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं तो वो जब जेनरिक नाम लिखते हैं तो ये जाके वो अनब्रांडेड जेनरिक्स खरीदते हैं पेशेंट्स। तो उन डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जो पेशेंट 2-3 दिन में रिलीज हो जाता था दवाई लेके, वो अभी 4-5 दिन के बाद भी हॉस्पिटल में पड़ा है, क्योंकि वो दवाई शायद उतना असर नहीं कर रही। समझ गया। तो इट इज पॉसिबल कि जो सस्ता है वो चीपर हो, बट विद इन द ब्रांडेड यूनिवर्स अगर मैन्युफैक्चरर सेम है तो क्वालिटी सेम ही होगी। लवली, लवली। तो ये था ट्रेलर। आदित्य के नॉलेज का डेप्थ कितना है, कितना ज़बरदस्त आपको लर्निंग मिलने वाला है। तो कल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ना। फ्राइडे 5 PM मेरा तो आपका डेट फिक्स है ना। हाँ, तो डिटेल में चर्चा करेंगे, और टॉपिक एक्चुअली फार्मा नहीं रहेगा, ऑल्दो आदित्य से जितना फार्मा के बारे में बात किया जाए आई थिंक कम होगा, बट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है कि महंगे मार्केट के अंदर में कैसे इन्वेस्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बट कैसे आइडेंटिफाई करें, ये चर्चा करेंगे। सो आदित्य कल मिलते हैं। श्योर, थैंक यू। थैंक यू।